क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में है। अब मुझे बता दीजिए कि वीडियो की क्लैरिटी और साउंड का क्वालिटी ठीक है कि नहीं। बॉटनी और जूलॉजी अटेंड करनी है तो बॉटनी और जूलॉजी सबके सॉल्यूशन सीरीज आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जूलॉजी का आज अप्रूवल मिला होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को इंग्लिश का भी मिलना चालू हो गया है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के कल संडे तक सभी सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा अप्रूवल। ठीक, ओके, ठीक है। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए गाइडलाइंस क्लास होती है और आज सैटरडे है, तो आज हम लोगों को मतलब एक ऐसी चीजों को समझना जरूरी है जो कि परीक्षा तक जाती है। आवाज आ रही है कि मेरी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? थोड़ा सा बता दीजिए एक बार, इससे आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को चैट सेक्शन में लिख रहे हैं पेमेंट वगैरह को लेकर के, उसके लिए आपके पास मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए। यहाँ पर मैं इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक, देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है। अब अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दे दिया है, मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस दे दिया है, और दो स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको गाइडलाइंस दे दिया कि फाइनली आपको फॉलो कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, और शॉर्ट नोट वगैरह कैसे बनाने, वो सब सारी चीजें हो गई है। लेकिन एक चीज जो है, यहाँ पर एक चीज काम करेगी जो आपको पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हमेशा प्रिपरेशन के तरफ खींचते हुए चले लेके जाएगी। और वो कौन सी चीज है? ठीक है, वो चीज है, सबसे बड़ी चीज है आपका टारगेट। ठीक है, मतलब ये चीज सबसे ज्यादा अपील करेगी आप लोगों को प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में, ठीक है भाई, मतलब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या चीजें होती है प्रिपरेशन के दौरान में। अगर देखिए पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के पूरे पहलुओं को टच करना बहुत जरूरी है। मतलब पहलुओं को टच करने से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमको पूरे पेपर का एक माहौल ही पता ना हो, मतलब पेपर किस तरफ स्विच हो रहा है और पेपर में क्या क्या चीजें बदल जाती है, और मार्कशीट जो मार्कशीट हमारी बनती है फाइनली जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाए तो एक राइट ट्रैक पर, एक सही दिशा में प्रिपरेशन करने में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपको ये चीज पता है, ये 30 नंबर का सेक्शन है, ये 30 नंबर का सेक्शन है, ये 30 नंबर का है, ये 30 नंबर का सेक्शन है। प्रिपरेशन करना बहुत सारे लोगों का काम है, लेकिन एग्जामिनेशन निकालना बहुत कम लोगों का काम है, ये आपको पता है। ठीक है, 150 नंबर का पेपर है और आपके पास 120 मिनट का सेक्शन है, 120 मिनट की टाइमिंग है, 150 नंबर का पेपर है। अब इस बीच में आपको क्या काम करना है? एटलीस्ट मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की रेंज दे रहा हूँ। ठीक है जी, मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे ऊपर आप कितना कर सकते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। एक आपकी मिनिमम रेंज है और एक आपकी मैक्सिमम रेंज आपको बता दे रहा हूँ। ये सब चीजें पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए। ठीक है, मिनिमम रेंज कितने की है, मतलब सॉरी, ये वाला आपकी मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और हमेशा एक गाइडलाइंस आपके साथ में रहे। मतलब देखिए, खराब से खराब कंडीशन भी हो, पेपर कितना भी टफ आ जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, इन दोनों में आपको 15 नंबर हिट करना ही है। इन दोनों में आपको 15 नंबर हिट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 15 नंबर कैसे बनेंगे उसकी भी सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, वीडियो अटक रही है क्या? सच बताइए, वीडियो अटक रही है? क्लियर है। हाँ, देखिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट 15 नंबर चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए भाई। ठीक है, इस इससे नीचे का कोई गेम नहीं होना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, दो सब्जेक्ट का पहले तो फिक्स कर दो, मिनिमम है ये, मैक्सिमम आप कितने लाएंगे अभी उसका भी एक टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, मिनिमम 15 नंबर चाहिए चाहिए आपको, फाइनली एग्जाम निकालना है और ये सब चीजों से अगर बाहर जाना है कि नहीं, अब ये प्रिपरेशन हमको नहीं करने की जरूरत पड़े, तो फिर कुछ चीजें तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट में 15 नंबर, और 15 नंबर का मतलब होता है 50% स्कोर करना, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% स्कोर करना ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। एटलीस्ट फिजिक्स में 50% और केमिस्ट्री में 50%, ये दोनों ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। जिस प्रकार से मेरे पास में मार्कशीट आती है, स्टूडेंट लोग शेयर करते हैं, मैं उसी के बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।
जो मेरे पास में पिछले बार के एग्जामिनेशन की लगभग 750 से भी ज़्यादा मार्कशीट्स अवेलेबल पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको मैंने देखा और ऑब्जर्व किया, तो जो एनालिसिस करके मैंने निकाला उससे मुझे एक जानकारी ये मिल रही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आउट ऑफ 30 नंबर के सेक्शन में से 15 नंबर निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है। और फेल होने की या रिजेक्शन होने की या सिलेक्ट नहीं होने का ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ। उसके बाद देखो, ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर आपका ये मिनिमम होना ही चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारी बैच में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो जो है वो हिंदी मीडियम के, जो आप हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंग्लिश आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगी यहाँ पर। तो इंग्लिश आपको प्रॉब्लम करेगी, तो उससे भी बचने के लिए जो इंग्लिश आपको टीचर पढ़ाएंगे, मैंने उनको बिल्कुल डायरेक्शन दे करके रखा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को किस टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, ताकि वो कम से कम समय में सॉल्व कर सके। वो भी आपको अपनी आईडी पर चीजें बताएंगे, ठीक है? अब देखिए इनका समेशन, देखिए योग कितना हो रहा है, 15 5 75 और 2 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ 4 नंबर का, मतलब लगभग लगभग ये मान करके चलिए 79 मार्क्स। अब ये 79 मार्क्स अगर आपने ला लिए और आप किसी भी कैटेगरी में है, तो फिर आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं डीएचएस मिलने के चांसेस जो है वो 99% हो जाते हैं। डीएचएस मतलब फ्री सीट, ठीक है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? सभी स्टूडेंट बताइए जल्दी से। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है ना एकदम? ठीक, देखिए तो अगर मान लीजिए आपने ये टारगेट अगर मान लीजिए आपने फॉलो कर लिया कि ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो इंग्लिश में 15 नंबर ला लीजिए, बॉटनी जूलॉजी में क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा फेवरेबल रहता है ये, तो इसमें 17 या 17 कवर कर लीजिए। और ये जो दो है, ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस भले हैं, लेकिन इसको अगर हमारी सॉल्यूशन सीरीज को बड़ी ईमानदारी से फॉलो करिए, और जो टीचर जैसे गाइडलाइंस दे रहे हैं उनको आप फॉलो करिए, यूनिट वाइज चलिए, और जो यूनिट ज्यादा स्कोर किए उसको ज्यादा सेल्फ स्टडी करिए, और जो वैरायटी वाले क्वेश्चन है उसको बार बार देखिए कि इस क्वेश्चन के पीछे सॉल्यूशन का बेसिक क्या है। हर क्वेश्चन अभी मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा सारी चीज, ठीक है? तो ये सेक्शन जो है ना, ये है सबसे बड़ा रीजन, ये फेल्यूर क्रिएट कर रहा है, ये एग्जामिनेशन में रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये दोनों खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये एवरेज रह जाता है। फिर भी 79 मार्क्स अगर आपके पास में अवेलेबल है, तो फिर भी आपके डीएचएस में किसी भी कैटेगरी में आपको, हालांकि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अगर कोई स्टूडेंट है, यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आपको और कम से कम 3 से 4 नंबर का इंक्रीमेंट चाहिए डीएचएस के लिए एटलीस्ट। हाँ, पिछले बार की काउंसलिंग से कंपैरिजन मत करिए, पिछले बार काउंसलिंग में काफी सारी चीजें गड़बड़ी हुई थी और काफी सारा मिसगाइड प्रोसेस हुआ था, इस वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि डीएचएस में तो कम नंबर में हो गया था। ऐसा नहीं है। क्या वीडियो अटक रहा है मेरा? कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो क्लियर नहीं चल रहा है, क्या ये सही है? क्लियर है सर। ठीक है, मतलब कुछ लोग का आप लोगों का उधर से लोकल इश्यू है, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये 82 83 के आसपास मान करके चलिए, वो भी डीएचएस का। लेकिन पिछले बार की काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए लड़कियों से कंपैरिजन मत करिए, पिछले बार डीएमई की काउंसलिंग पहले हो गई थी और मिसगाइड की वजह से जो टॉपर स्टूडेंट थे वो डीएमई चले गए थे, तो कम नंबर में डीएचएस में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन क्योंकि पिछले बार की वजह से बहुत सारे लोगों को सबक मिल गया है, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए 80+ के आसपास का मिनिमम टारगेट लेकर के चलिए, ताकि आप सेफ रह सके। अब मैक्सिमम टारगेट की तरफ जा रहे हैं। मैक्सिमम टारगेट भी कोई बहुत बड़ा स्कोर में उछाल नहीं लेकर के आएगा, ठीक है? मतलब अब अगर किसी को ये लग रहा है कि सर मिनिमम, तो ये तो मिनिमम टारगेट आपने हासिल किया, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम आप जा सकते हैं कम से कम 18 मार्क्स तक जा सकते हैं, और ये 22 तक हिट करना चाहिए, और ये भी लगभग 18 नंबर तक हिट करना चाहिए। तो आप देख लीजिए 22 22 आपके 44 हो जाते हैं, और 18 18 36, तो ये आपके ऑलरेडी 80 नंबर हो गए, और 98 मार्क्स, ये हो गए आपके 98 मार्क्स। और 98 मार्क्स में तो आपकी टॉप 25 रैंक आ जाएगी। 98 मार्क्स में आपकी टॉप 25 या टॉप 30 रैंक आ जाएगी पूरे एमपी के अंदर। आप रिजल्ट उठा लीजिए पिछले बार का, ठीक है जी? आप पिछले बार का रिजल्ट उठा लीजिए, और 100 मार्क्स के आसपास जो नंबर लेकर के आने वाली जो स्टूडेंट है, उनकी जो रैंक है वो टॉप 50 के आसपास या टॉप 40 के आसपास रहती है। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आपने इतने नंबर कवर कर लिए, या इसके आजू बाजू में 98 या 90 भी कवर कर लिए, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको, मतलब वहां से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये है आपका एक सबसे बड़ा टारगेट। ये चीज समझ में आई कि नहीं बताइए? इसको आप लिख करके रख लीजिए, घर में कहीं पर चिपका दीजिए, और हर दिन इस चीज को जरूर देखिए। ये चीज आपको हर दिन अट्रैक्ट करेगी कि हाँ स्टडी करनी है, क्योंकि आपको देखने में बहुत आसान लग रहा है, 30 में से 17, 30 में से 15 या 30 में से 18, लेकिन ये होने वाला इतना आसानी से नहीं है। इसके लिए बहुत जी तोड़ और बहुत ही ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी।
और हर यूनिट पर जाना पड़ेगा और यूनिट की वेराइटीज को टच करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। समझ में आया क्या? अगली एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मिटा दूं, जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये याद यस रखिए, सर। ये बिल्कुल ये फैक्ट है। अगर एटलीस्ट ये मिनिमम है मैक्सिमम है, अगर ये हो गया तो एटलीस्ट आपका इसका 2022 पीएनएसटी कंफर्म हो जाएगा। मतलब जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, हम तो बस पढ़ाना स्टार्ट करने ही वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर, लेकिन इसके पहले सारी चीजें आपकी कम से कम ब्रेन में वो चीज भर दें कि हमको करना कैसे। ठीक, अब देखिए एक और चीज है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि हम तो अभी न्यू है, हमको तो कुछ गाइडलाइंस नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। ये आपके सामने ग्राफ है, ठीक है, ये आपका लेवल ऑफ स्टडी और ये आपका टाइमिंग, ठीक है, दो चीजें फोकस रखिए। और ये देखिए, मतलब एक लेवल बना दिया मैंने, लेवल ऐसा, ठीक है, ये नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 15 नंबर का, और ये आपका 20 नंबर का, और ये आपका 25 नंबर का, ये हमने लेवल बना दिए। ठीक है, और अपने टोटल जो डेज है वो मान लीजिए कि 50 डेज है, तो 50 डेज है, तो 50 डेज को हम 5 स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं, 50 डेज को हम 5 स्लॉट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या लिख दिया बेटा आपने कर्सिव राइटिंग में? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और इतने छोटे में लिखा है। सर हमें अप्रूवल नहीं मिला है अभी, दे दीजिए। अप्रूवल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए। 10 डेज का ये है, ये 10 दिन, ये 10 दिन, ये 10 दिन और ये 10 दिन हो गए आपके टोटल 50 डेज हो गए। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में अपना लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग के 10 डेज, देखो स्टार्टिंग का 10 डेज, उसके बाद अगला अगला वाला नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है भी, नेक्स्ट 10 डेज, और ये आपका नेक्स्ट 10 डेज। कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो सर, एक मिनट। हाँ बोलिए, क्या हुआ बताइए। सर ये सॉल्यूशन सीरीज वाली क्लास है क्या? यस यस, ये सॉल्यूशन सीरीज वाली क्लास है। ठीक है भी। थ्योरी वाली क्लास लगाते हैं, बट हमें ये लिंक मिल गई थी। मैं उसके बारे में अलग से बता दूंगा बेटा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, पर्सनल नंबर पे, ठीक है। ओके, हाँ, इधर ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। देखिए, स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट में कम से कम 5 नंबर का लेवल आ जाना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता, अभी भी आप जीरो पर है, आपको कुछ पता नहीं है एग्जामिनेशन के बारे में, आपके हाथ में 50 दिन है, आपके हाथ में सॉल्यूशन सीरीज है, आपके हाथ में लाइव क्लास है, अवेयरनेस है, आपके पास में हर यूनिट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में आपके पास में हर सब्जेक्ट में 5-5 नंबर का स्टडी हो जाना चाहिए, 5-5 नंबर का लेवल आपका आ जाना चाहिए। स्टार्टिंग के 10 डेज में 5 नंबर का लेवल क्रॉस कर जाना चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में। देखिए उसका इफेक्ट देखिए, 40 दिन, मान लीजिए कि 50 दिन के बाद एग्जामिनेशन हो सकता है, मान लीजिए कि हम एक ऐसा मान करके चल रहे हैं, तो देखो क्या होगा, ये ऐसे इस टाइप से तो ये आपका 20 नंबर वाला सेक्शन है, और ये आपका 25 नंबर वाला सेक्शन है, और ये आपका 15 नंबर वाला सेक्शन है, ठीक है जी। तो 15 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर वाला सेक्शन है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, ये कम से कम एटलीस्ट ये वाला जोन क्रॉस कर लेना। पहले 10 दिन, दूसरे 10 दिन, तीसरे 10 दिन, भले वो चौथे 10 दिन में भी अगर 15 नंबर वाला लेवल क्रॉस हो गया ना, ये लेवल क्रॉस कर लेना है। और ये वाला जो चीज है, ये डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपका ओआईटी के ऊपर कि आपने पुराने साल के कितने क्वेश्चन देखे, ये डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा आपके रिविजन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी नोट्स बनाने की विधि के ऊपर, ये डिपेंड करेगा क्लोज आई मेथड के ऊपर, ये डिपेंड करेगा राइटिंग मेथड के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपकी मेमोरी या रिवीजन के ऊपर। तो ये जो आपको जो 15 नंबर से लेकर के 25 नंबर का स्लॉट अगर मिलेगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, किसी भी चीज को आप कितना डेप्थ में पढ़ पा रहे हैं, या और वो चीज आपको कितनी याद है। तो एक्यूरेसी के ऊपर, एक्यूरेसी का मतलब है 10 क्वेश्चन आपको दिए गए किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में,
और उसमें आपने सात सात क्वेश्चन सही किया, मतलब आपकी एक्यूरेसी 70% है। और 70% एक्यूरेसी का मतलब है कि लगभग लगभग 150 नंबर के पेपर में आप 100 नंबर टच कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड, स्पीड का मतलब है कि अगर आप कोई क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को रीड करते करते ही टॉपिक की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन वहां से आया है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये दिमाग, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर दिमाग आपका बाद में रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि 120 मिनट मैंने लिखा था, 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन आपके पास में अवेलेबल होंगे। तो स्पीड, जिस स्पीड के साथ क्वेश्चन आप रीड कर रहे होंगे उसी स्पीड के साथ दिमाग में ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक का क्वेश्चन वहां से आ रहा है। और फिर दिमाग का कॉन्शियस ये रिमेंबर करना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का बेसिक ये है और ये 4 ऑप्शन दिए, उसके हिसाब से ये सी आंसर या बी आंसर एक्यूरेट है। इतना कॉन्फिडेंस कब होता है, जब आप रीड करते हैं क्वेश्चन को स्पीडली, रीड करते करते ही कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। और अगर ये आपने दिमाग में ये चीज क्लिक करना सीख लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस। लेकिन ये स्पीड और एक्यूरेसी के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रैक्टिस का। लेकिन प्रैक्टिस भी किसकी? ओआईपी, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस। और हमारे लाइव जो ईयर, मतलब हम जो लाइव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो ये ओल्ड ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पुराने साल के क्वेश्चन, हमारे यहाँ के लाइव क्वेश्चन, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अगर आपने ओल्ड ईयर के जितने ज्यादा क्वेश्चन, आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कर डालीजिए। तो जितने सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, उतना अच्छा एक्यूरेसी बनेगा। तो 15 नंबर से लेकर के ये 25 नंबर के बीच का जो स्लॉट है, वो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। पर ये जोन क्रॉस करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये जोन क्रॉस करना है। और इस जोन को क्रॉस करने में आपके पास समय केवल 30 डेज है। मैं एक्स्ट्रा और 10 डेज दूंगा, 40 डेज का। 40 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर गेन कर सके या 50% स्कोर कर लें। अगर आपको कोई भी पेपर उठा के दे दे तो अगले 40 दिन के अंदर 15 नंबर का सेक्शन क्रॉस कर ले अगर आप हर सब्जेक्ट में, तो लास्ट के 10 डेज में रिवीजन करके ये 15, 18, 20 तक के टच किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए ये चीज कैलकुलेशन, जो स्टूडेंट कैलकुलेशन से भागेंगे, जो स्टूडेंट कैलकुलेशन से भागेंगे उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस लगभग खत्म हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में 20 न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो आप 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे पेपर में, ये नहीं हो पाने वाला है। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल है तो 10 क्वेश्चन आपको पेपर हॉल में सॉल्व करके उत्तर निकालने पड़ेंगे। अगर आपने उसमें से 10 क्वेश्चन में से सॉल्व करके 6 से 7 क्वेश्चन भी सही निकाल लिए, तो ये मान करके चलिए फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके पास कुछ न्यूमेरिकल होंगे। मुश्किल से 2 से 4 क्वेश्चन का फर्क रह जाता है सिलेक्शन और रिजेक्शन में। 2 से 4 क्वेश्चन का मतलब इंग्लिश में कोई स्टूडेंट आपसे 2 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे या आप उन लोगों से 2 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। आप फिजिक्स में बाकी स्टूडेंट की तुलना में 2 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे, अच्छा और सही। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर के एक एवरेज स्टूडेंट से जिसका रिजेक्शन होने वाला है कट ऑफ के आजू बाजू, और उसमें और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। एक बेसिक सा डिफरेंस ये रहने वाला है, सिंपल सा डिफरेंस ये होने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, तो सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस ये रहने वाला है कि एक एक दो दो नंबर का मार्जिनल गैप रहता है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में। हर सब्जेक्ट का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, मुश्किल से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। अगर 2-2 क्वेश्चन का भी डिफरेंस बना ना, तो वो जो रिजेक्टेड स्टूडेंट है और आप में 2-2 करके 5 सब्जेक्ट में 10 नंबर का डिफरेंस। और 10 नंबर का मतलब ये होता है कम से कम 2,500 से 3,000 के रैंक का अंतर आ जाता है। और सीट आपके पास में डीएमई और डीएचएस की मिलाकर के जो सीट अवेलेबल है, अगली बार जब फॉर्म आएगा तो वो 1400 के आसपास अवेलेबल रहेगी, जिसमें डीएचएस की जो सीट रहेगी आपके पास 600 के आसपास अराउंड हो सकती है। अगर बढ़ गई तो 600 से थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको खुद दिखाई देगा, ठीक है। डीएमए में पिछले बार 810 पर काउंसलिंग हुई, डीएचएस में 570 पर काउंसलिंग हुई सीट पर। तो अगर वहां पर अगर 100 सीट का भी इंक्रीमेंट होगा तो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाई देगा। ऑन एवरेज अपन मान के चले 1500 सीट का, लेकिन ये 10 नंबर के इंक्रीमेंट से 3,000 की रैंक कवर हो जाती है। तो सोचो केवल आपको 1-2 नंबर का अगर मार्जिनल फायदा मिल गया ना 40-45 दिन के डिफरेंस में बाकी स्टूडेंट से, आप वो काम कर देंगे जो 15,000 की कोचिंग वाले नहीं कर पाएंगे। आप वो काम कर देंगे जो 2-2 साल से कोचिंग पे लगे हुए। आप वो काम कर देंगे जो 10-10 हजार रुपए पे करके ऑफलाइन क्लास में भी गर्मी में अपना
आने जाने में अपनी पूरी एनर्जी गवा दे रहे हैं। इसलिए घर में बैठ करके पूरी प्लानिंग के साथ जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए और 1 महीने के अंदर अंदर आपका लेवल जंप हो जाएगा। ये चीज़ है। तो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जितना रिवीजन आप कर सकें, मैं इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, इसमें कोई बाउंड्री भी नहीं है, ठीक है? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई बाउंड्री भी नहीं है, ठीक? लिमिटेशन नहीं, बाउंड्री नहीं, जितना आप रिवीजन करें। मैंने आपको टाइम टेबल भी बना के बता दिया था कि आपको एटलीस्ट कितना पढ़ना है। नोट्स नोट्स बहुत क्लियर बनाइए, अब बड़ी-बड़ी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं। एक यूनिट आपने उठाए, एक आपने यूनिट उठाए, सिलेक्टेड टॉपिक के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट हैं, अभी आप लोग चैट सेक्शन का इस्तेमाल मत करिए प्लीज़, ठीक है? ठीक है? न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, फिजिक्स का जो आपको क्लास मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यहाँ आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है? यूनिट उठाइए और यूनिट के अंदर जो मेन जो स्पेशल चीज़ें हैं, उनका बढ़िया से आप नोट बनाइए और उसी को पर डे रिवीजन करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि कैसे सॉल्व कर रहा है, ये फॉर्मूले को वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो भी आप पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन, ये नहीं कि पढ़ करके रख लिए, आपने पढ़ करके रख लिए और आप फिर जब क्वेश्चन लगाने गए तो भूल गए। इसलिए हर फॉर्मूले का या हर बेसिक चीज़ का क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो ज़रूर देखिए। आपने नोट बनाया, नोट बनाने के बाद आपने उसको एनालाइज़ किया, टॉपिक का स्टडी किया। टॉपिक के स्टडी करने के बाद आपको बैठना नहीं है कि अरे हो गया अपने से तो बन जाएगा, नो। आपको जाकर के रिलेवेंट बुक में पुराने साल के पेपर में, अरिहंत की किताब में या सेंट्रल पब्लिकेशन की जो भी पुराने साल के पेपर्स आपके पास में अवेलेबल है, उसमें क्वेश्चंस तलाशने कि यार ये पूछ कैसे रहा है, या सेल्स के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, या उत्तर ये इसके क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, या डीएनए के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टडी की जो रियलिटी या आपको आपने कौन से लेवल पर स्टडी किया है इसकी जानकारी आपको मिल ही नहीं सकती। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी टीचर आपको जो भी पढ़ाएंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे और जो भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, लास्ट आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं पेपर के अंदर या आते हैं और वो कौन से लेवल तक पूछे जाते हैं, कहीं आपको पूरा का पूरा भ्रमित तो नहीं कर देते, कंफ्यूजन्स में तो नहीं डाल देते। ये क्रॉस चेक जरूर करिए, ये क्रॉस चेक करके ही जाना है एग्जामिनेशन देने। तभी जाकर के आपको रियलिटी पता चलेगी, आपने पढ़ा ऐसा था लेकिन पूछता ऐसा है। तो वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रह जाता है ना, पढ़ा ऐसा था और पूछा ऐसा जाता है, वो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ताकि वो जो लैंग्वेज और जो भाषा जो रहती है पेपर में, जो अपने को समझ में नहीं आती कि पूछ रहा क्या है। अच्छा ये ऐसा पूछ रहा है क्योंकि इसका मतलब ये था, लेकिन हमने तो इसको ऐसा पढ़े थे, लेकिन इसका मतलब ऐसा होता है। तब ये जो चीज बनती है ना पूरी उलट पलट करके, तब एक क्लैरिटी के साथ एक फ्लैट पूरा का पूरा स्टडी का एक वो पैटर्न बन जाता है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ते हैं तो ऐसा पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं, इसलिए ये आंसर सही है। कुछ आया समझ में? आया कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है। और एक और चीज, क्लोज आई मेथड, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। क्लोज आई मेथड, राइटिंग मेथड और मेमोरी, ये 3 चीजें आपके साथ में जाएगी। आप जब भी पेपर देने जाएंगे तो आपके साथ में केवल और केवल आपकी ब्रेन, आप और कुछ नहीं जाने वाला है। तो क्लोज आई मेथड में आपको क्या काम करना है, पर डे 5 मिनट, पर डे 5 मिनट पर डे, पर सब्जेक्ट। एक दिन में 5 मिनट एक सब्जेक्ट के लिए, तो एक दिन में पांचों सब्जेक्ट के ऊपर 25 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया या जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, सेल्फ स्टडी, यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन चलेगा या हिंट चलेगा। तो हिंट हिंट दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा, ये पॉइंट ऐसे होता है, ये पॉइंट ऐसा होता है। जाकर के उसको रेफरेंस बुक में जब पढ़ेंगे, पढ़ लिया आपने, मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है या कोई यूनिट है, तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए 5 मिनट निकालना है और आपने आंखें बंद किया, आपने आंखें बंद किया और आंखें बंद करके पूरा एक सीक्वेंस शुरू से लेकर के आखिर तक रिवाइज करने की कोशिश करें। और ये जरूर क्रॉस चेक करने की कोशिश करें कि उस यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चीजें याद आ रही है और कौन कौन सी चीजें आप भूल गए। ये धीरे 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 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपकी मेमोरी को इतना फास्ट कर देगा कि आपका रिविजनल पावर या जो रिवीजन करने की जो प्रॉब्लम वो है, एक कैपेसिटी है, वो बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। तो आपको आंखें बंद करना और 5 मिनट के अंदर जो भी आपने स्टडी किया था उस सब्जेक्ट का उस दिन या प्रीवियस डे में, उसके पहले एक दिन, तो आपको क्या काम करना है, उसको उस सीक्वेंस में याद करना है। और ये फिर ये क्लैरिफाई करना है कि अरे ये भी था लेकिन याद नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्योंकि असली प्रॉब्लम आप लोगों की मेमोरी की आने वाली है। मेमोरी को सुधारने के लिए क्लोज आई मेथड, जो भी पढ़ोगे पर डे 5 मिनट एकदम आंखें बंद करके पूरी तरह से मेमोराइज करना है। और जो चीज छूट गई फिर देखना है कि हाँ ये पॉइंट नंबर 8 मैंने मिस किया है। इससे आपके ब्रेन की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो बिल्कुल बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगी आफ्टर 10 to 20 डेज।
लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन के बाद आप अपनी खुद की मेमोरी को एनालाइज करिए, लेकिन इसको ईमानदारी से करना। 1 दिन 2 दिन करके तीसरे दिन छोड़ दिए तो फिर आप वहीं आ जाएंगे जीरो पर, और फिर से चौथे दिन शुरू करोगे तो फिर से आप जीरो से स्टार्ट करोगे। उसमें सिर्फ आपको 6 दिन का गैप अलाउ, मतलब 6 दिन के बाद 1 दिन का गैप अलाउ है कि आपने मंडे से स्टार्ट किया, सैटरडे तक ये काम किया, लेकिन लेकिन फिर आपने क्या काम किया, संडे को ब्रेक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6 दिन ये मेमोरी पावर के ऊपर भी आपको काम करना है। जस्ट 5 मिनट्स पर डे पर सब्जेक्ट, वो भी वो चीजें रिमेम्बर करनी जो आपने या तो कल पढ़े थे या फिर आपने आज पढ़ाया गया है, ठीक है। और फिर एक दिन समय निकाल करके पूरा वीक का रिविजन मारा, आंख बंद किए और आंख बंद करने के बाद याद करिए, हाँ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में ये होगा, बल होगा, जी का मान होगा, जी का मान यहाँ ज्यादा यहाँ कम, गुरुत्वीय स्थिति जो जहाँ पलायन वेग, कक्षीय वेग, ऐसा एकदम पूरा का पूरा फॉर्मूला एक्यूरेसी के साथ में याद करो। वैसे हर सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीजें आप अल्टीमेटली, ये चीजें आपके पास में 90% होना चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें आप पढ़ करके जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, अपने दिमाग को बैलेंस करके जाओगे, तो पेपर देते जाते समय या पेपर के लिए जब आप लोग निकलोगे अपने घर से, तो ये चीजें आपके साथ होगी। बाकी ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाला, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का है, और ये लास्ट टाइम ये होगा। ये चीजें आपके साथ अगर रहेगी तो लास्ट में आप लोगों को पेपर हॉल में जब आप प्रवेश करेंगे तो एक कूल माइंड के साथ बैठ करके कि हाँ भाई सारी चीजें लगभग बैलेंस है, और उसके बाद फिर आप जब पेपर देने बैठोगे तो ये चीजें क्रॉस करेगी स्पीड, क्योंकि ये काम करेगा तो ये काम करेगा। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन फटाफट फटाफट स्क्रीन पर आते हैं। मतलब आपने क्वेश्चन अगला किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, तो क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको टॉपिक कंफर्म होता है, और टॉपिक कंफर्म होता है तो आप सही आंसर निकालते हैं। फिर 10 में से 6, 10 में से 7, सोचो कि 10 में से अगर आपके 6 भी सही हो रहे हैं, मतलब 60% एफिशिएंसी। और 60% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है आउट ऑफ 150 में आप 90 मार्क्स तक जा रहे हैं। 60% एक्यूरेसी मतलब 90 नंबर 150 में से। 70% एफिशिएंसी मतलब लगभग 100 नंबर, 100 नंबर के पास आज के आपके पास होगा। तो ये चीज है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले पूरा सब कुछ क्लियर कर लो यार, हाँ ये ऐसे करनी है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक। मार्किंग आप लोगों को, मतलब जो भी मार्किंग है अभी, जैसे क्लास वगैरह जैसे स्टार्ट होगी तो मार्किंग वगैरह सारे टीचर्स की जो सब्जेक्ट की मार्किंग है तो आपको लाइव मिल जाएगी, ठीक है। कि ये सब्जेक्ट में ये वाली यूनिट में यहाँ से इतना इतना नंबर का सेक्शन है, और उस वाली यूनिट में इतने इतने जो पॉइंट्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मार्किंग को लेकर के परेशान मत होइए, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास है, जो क्लासेस है, कोशिश करिए कि लाइव आने की। लेकिन अगर किसी दिन अगर मान लीजिए आप लाइव क्लास में शामिल नहीं हो पाते, किसी वजह से कोई ऐसे इश्यूज हो गई कि डेटा वगैरह आपके पास में खत्म हो गया या डेटा चल ही नहीं रहा है, तो उसी डेट में कोशिश ये करें कि उस दिन की क्लासेस को उसी डेट में कंप्लीट करें, चाहे आप रिकॉर्डेड देखें चाहे आप लाइव देखें, ठीक है। मतलब कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम कंडीशन में कोशिश ये करिए कि आप लाइव आए। लाइव नहीं आ पा रहे तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, लेकिन काम उस दिन का उस दिन हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को अगले दिन की 5 वीडियो का बर्डन न रहे, ताकि आपको अगले दिन में, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी अगर आपके पास में है तो 50 क्वेश्चन एक दिन में आ जाएंगे, और 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपने एक दिन मिस किया तो अगले दिन वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं बताइए? ठीक है, यस सर। तो में रखिएगा ना। हेलो सर, आप फिजिक्स की क्लास डे में रखिएगा। मेरी फिजिक्स हेलो की क्लास का सर। टाइम फिक्स है, फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग मेरा फिक्स है, ठीक है। टाइमिंग फिक्स है मेरी फिजिक्स की क्लास का। और एक और चीज आप लोगों से, एक और रिक्वेस्ट, कितना? एक और, ये 3:15 का मेरा क्लास का टाइम, तो 3:15 का टाइम फिक्स है मेरा, ठीक है। एक और चीज रिक्वेस्ट है मेरी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। कोई भी टीचर कितने भी समय क्लास दे, आपको क्लास अटेंड करनी है। पहली चीज दिमाग में बैठा लीजिए। किसी टीचर ने बोला आज मेरी डबल क्लास है, होता है वो, ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस बीच में 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर फॉर्म आ गया तो फिर आपके ऊपर डबल क्लास थोपी जाएगी। तैयार रहिए उसके लिए। क्या आप तैयार है इस चीज के लिए? ठीक है, यस सर। ठीक है ना। तो ये याद रखिए कि किसी, मतलब अपनी सुविधा मत देखिए। ये मत देखिए अरे मुझे तो डे में सोना है,
अगर मान लीजिए कि दिन में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपकी 2 क्लास रहती है, तो जिस टाइम आपको आलसी आ रही होगी, जिस समय आप सो रहे होंगे, उस समय आप 2 क्लास कर रहे होंगे, आप अपना टाइम बचा रहे हो, और वो टाइम आपका आने वाला है नहीं उसके बाद, कि वो आपको समय मिलना है नहीं। तो अगर मान लीजिए डे में 12 से 4 के बीच में आपकी 2 क्लास लग गई, तो आपने 2 घंटे पढ़ लिया, नहीं तो आप सो रहे हो। सही कि नहीं बताइए? ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है। बाकी अपनी कॉपी बना लीजिए बढ़िया से। ये लगभग गाइडलाइंस वाला काम पूरा खत्म हो गया है। अब यहाँ पर इसके बाद कोई गाइडलाइंस आपको नहीं मिलने वाली है। अब केवल और केवल बात होगी स्टडी की, सीधे टॉपिक ओरिएंटेड। अब क्वेश्चन की बात करेंगे। अब अपनी बुक्स वगैरह सब तैयार कर लीजिए, टाइम टेबल सेट करके अपना टेबल तैयार कर लीजिए। अब अपने को सीधे सीधे पढ़ाई पर आना है। और जिन लोगों को अप्रूवल नहीं मिला है, जो भी मतलब बॉटनी और सॉरी जूलॉजी और इंग्लिश में, तो उन स्टूडेंट को जिनको भी अप्रूवल नहीं मिला है, मुझे आज रात के 9 बजे एक बार और मैसेज कर दीजिए कि जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है और अप्रूवल नहीं मिला है, तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने काफी सारे लोगों का रिलेवेंट टीचर तक अप्रूवल भेज दिया है, वो भी कंफर्म करते ही होंगे, और सबका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कल। कल संडे को शाम तक के सारे सब्जेक्ट का कौन कौन से समय में क्लास लगेगी, उसका टाइम टेबल मिल जाएगा। उनके एप्लीकेशन में टाइम टेबल सेट करवा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर किसी दिन किसी वजह से, हवा तूफान का मौसम है, मान लीजिए कुछ बिजलियां चली गई, तो टाइम टेबल अगर मान लीजिए कोई टीचर अगर चेंज करता है कि मेरी क्लास इतने समय से इतने समय तक हो गई है, तो वो नोटिस डालेंगे। ओके, इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन, ये वाला जो टाइम जो है इस समय, जो जून वाला जो मौसम है, आपको पता है कुछ का कुछ ही होते रहता है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताइए? यस सर। क्लियर है ना? कुछ देखिए, ये कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है कि भाई लाइट ही गोल हो गई और डेटा की सर्विस ही रुक गई, लेकिन फिर रात में 9 बजे आ गया, तो किसी टीचर ने बोला कि नहीं रात के 9 बजे क्लास है, तो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये नहीं कि सर हमारी तो सुबह 10 बजे क्लास थी, फिर 11 बजे कैसे? तो देखो, हवा तूफान बिजली मेरे हाथ में नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में है कि डाटा जैसी हमारे हाथ में होगा, लाइट हमारे जैसे हाथ में, तो तुरंत क्लास लेंगे। क्योंकि ये ऐसा मौसम है जहाँ पर चीजें बदल सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, हमारे टाइम टेबल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप तैयार रहिए। नोटिस बॉक्स आपके पास रहता है, बीच में डाटा खोल करके देख ली 1 मिनट के लिए, कोई नोटिस आया किसी सब्जेक्ट का, चेक कर ली, उस समय जाकर के लाइव क्लास अटेंड कर लिए, और लाइव क्लास में ज्वाइन करके जो भी नोट्स बनाना है, क्वेश्चन देख लिए, और घर में बैठकर रिवीजन करें। लगातार स्टडी करने वालों को ही सिलेक्शन मिलता है। ठीक है? ओके सर। ठीक। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोगों को प्रिपरेशन आप अच्छे से करेंगे। मैं चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो अच्छा स्कोर लेकर के आए, और एक सीट आप लोग की कंफर्म हो इस साल, ताकि नेक्स्ट टाइम पीएनएसटी की प्रिपरेशन नाम का कोई भी टेंशन आपके जहन में नहीं रहना चाहिए। इसी साल मेहनत करनी, इसी साल एक सीट लेकर के जानी है, और थोड़े से जिद्दी बन जाओ एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, जिद्दी, मतलब सिलेक्शन निकालना, दैट्स ऑल। सिलेक्शन निकालना, बस कुछ भी हो, सिलेक्शन इस बार निकाल के जाना है। और इस बार ये सब टेंशन नहीं लेके ना भाई कब तक तैयारी करेंगे। इस बार मतलब एक जिद चाहिए आप लोग के अंदर, एक पागलपन, एक अलग टाइप का पागलपन सिलेक्शन को लेकर के, दिन रात पढ़ने वाली हैबिट। जिसने ये काम कर लिया वो निकाल लेगा, और जिसने नहीं किया वो रह जाएगा, यस ये भी सर। बता दे रहा हूँ। ठीक है? एक 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 जिद और एक पागलपन चाहिए, बिल्कुल अलग टाइप का, मतलब लोगों से हट करके, बाकी स्टूडेंट से हट करके, एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर लेवल का सोचना है, समझना है और सॉल्व करना है। कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, भागना नहीं है, बचना नहीं है। ठीक है? ओके, ठीक, थैंक यू।